वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल लाइफ लिख दो, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ यानी कि जिसमें जीवन है, जो जीव है उनको वर्गीकृत कर रहे हैं, सब फैले पड़े हैं, उनको एक लाइन में एक जगह पे स्थित करेंगे, ठीक है। जीवों के वर्गीकरण के लिए यानी कि क्लासिफिकेशन के लिए हम कल कुछ चीजें पढ़ लिए थे लगभग, तो वो नाम वगैरह याद कर लिए होंगे तुम लोगों ने। अगर नहीं किए होंगे तो आज भी समय है याद करने का, क्योंकि आज अपन इस टॉपिक को कैसे आंसर राइटिंग की जाएगी उस स्तर पे भी पढ़ेंगे, और नाम याद नहीं रहेंगे तो फिर संभव नहीं है कि इसको अपन लिख पाए, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी धरती पे जीवित है, जीवन है जिसके अंदर, या पहले कभी जीवन था भी, उसको एक प्रॉपर उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसको एक क्राइटेरिया में रखना ही क्लासिफिकेशन है ना। क्लासिफिकेशन इन द सेंस अपन उसको क्या कर रहे हैं कि उसकी विशिष्ट समानताओं के आधार पर उसको एक कैटेगरी में रख रहे हैं। जैसे कल अपन ने समझा था, आप दूसरे उदाहरण से समझ लेते हैं। मान के चलो अपने पास कुछ किताबें हैं, है ना। एक अपनी जो किताब है वो थोड़ा इतनी बड़ी है, इतनी मोटी किताब है। एक अपनी किताब है जो इतनी बड़ी वाली किताब है, जो A4 साइज वाली होती है, वो ये है, ठीक है। एक अपने पास एक छोटी सी डायरी भी है, पॉकेट डायरी, जिसमें अपन अपने सिनॉप्सिस टाइप के थोड़े बहुत चीजें लिख लेते हैं याद करने के लिए। ऐसे अपने पास बहुत सारी हैं, ऐसे 1 2 3 नहीं है, ऐसी अपने पास लगभग 15-20 किताबें हैं। इन 15-20 किताबों को अपने को एक अलमारी में जमानी है, तो सबसे नीचे अपन क्या रखेंगे? अपन सबसे पहले अपन रखेंगे सबसे छोटी वाली, जितनी भी छोटी छोटी वाली होंगी वो रख देंगे। फिर उसके बाद अपन रखेंगे उससे बड़ी वाली, फिर उसके बाद अपन रखेंगे सबसे बड़ी वाली, और फिर जैसे ही रख दो उसके बाद थोड़ा सा उसको टच करेंगे, गिर जाएंगे, पूरी मेहनत क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो क्लासिफिकेशन सही नहीं हुआ ना। तो पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले बड़े वाली रखेंगे। सबसे पहले अगर बड़ी वाली रखेंगे तो आधार क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा, तब फिर वो गिरने वाली नहीं है ना। फिर उसके बाद दूसरी, और उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे छोटी वाली ऊपर, और बीच में से कोई भी आसानी से निकाली जा सकती है। यानी कि हम किताबों का क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ऐसे ही हम जीवों के अंदर उनके विशिष्ट लक्षण, उनकी आंतरिक और बाह्य संरचना, यानी कि उनका बायोलॉजिकली जो स्ट्रक्चर है, कुछ रेप्टाइल्स एनिमल होते हैं रेंग कर चलने वाले, उसके अंदर अपन ने कबूतर तो नहीं रखा, कबूतर उड़ने वाला है, तो उड़ने वाले के अंदर रेंगने वाले नहीं है, चलने वालों के अंदर रेंगने वाले नहीं, यानी कि हमने उनके स्पष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन का उद्देश्य यही है कि हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि आखिरकार उनके लक्षण क्या हैं, उनके गुण क्या हैं। अध्ययन करने में हमें सुविधा होनी चाहिए, हमें एक साथ वाले एक जैसे मिलने चाहिए। कुछ अपवाद भी होते हैं, ठीक है, तो अपवाद चल जाते हैं थोड़े बहुत, जैसे कि नील व्हेल मछली जो है, ब्लू व्हेल मछली, वो मैमल्स है, जबकि मैमल्स जितने भी होते हैं वो धरती पे पाए जाते हैं, लेकिन वो तो पानी में, तो वो एक अपवाद है। वो इसलिए क्योंकि उसके शरीर में जो दिल है, उसका दिल भी 4 कक्षाओं वाला है। हमारा भी दिल 4 कक्षाओं, अपने दिल में कितनी कक्षाएं हैं? 4। कौन कौन सी? ऊपर वाले 2 आलिंद यानी कि ऑरिकल कहलाते हैं, नीचे वाले 2 निलय यानी कि वेंट्रिकल कहलाते हैं। बाकी की जितनी भी मछली हैं उनमें 3 कक्षाएं होती हैं, अपने में 4 हैं। एक कक्षा अपने पास एक्स्ट्रा है जिसमें अपन बैठ के खाना खाओ नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब इन जीवों के क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहले जो बताने वाला वैज्ञानिक है उसको अपन कहते हैं फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, और वो कौन है? वर्गीकरण का जनक। कौन है वो? वर्गीकरण का जनक, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। इंग्लिश में अपन इसको समझें तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी यानी कि वर्गीकरण का जो जनक है वो जनक है कैरोलस लिनियस।
इस कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले वर्गीकरण की बात कही। हालांकि अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन आएगा? अरस्तु आएगा। बट उसका जो क्लासिफिकेशन था वो जल, वायु, वातावरण इनके आधार पे था, बायोलॉजिकल नहीं था, तो उसको मान्यता नहीं देते, मान्यता इसको देते, इसलिए ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखी थी, पुस्तक यानी कि बुक का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी, है ना। यानी कि घर पे केवल 3 ही लोग पढ़ रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? दक्षता, तो दक्षता ही नाम, पूरा नाम बताओ, सरनेम छोड़ो। दक्षता ना, दक्षता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश मीडियम वाले भी बैठे अपने पास। दक्षता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि अगर अपन 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में तो 100 किलोमीटर चलेगी, ये उसकी दक्षता हुई। यानी कि काम करने की क्षमता सबसे ज्यादा तुम्हारे अंदर हो, तुम ही नहीं पढ़ रही हो। क्यों नहीं की रिपीट? रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव बुद्धि का विशिष्ट लक्षण है कि वो भूल जाता है या वो भूल जाती है, फिर उसको याद दिलाना पड़ता है या दिलाना पड़ती है कि तू मुझे भूल गई, क्या तुझे याद नहीं वो दिन है? तो अपने को याद दिलाना पड़ता है, इसलिए किताबें पढ़ना पड़ेंगी, रिवाइज करना पड़ेंगे। ये जितने भी है ना सिलेक्शन वाले, एक पुराना गाना है, तुमने अगर सुना हो तो, पता नहीं उसका क्या, हीरो का नाम क्या है, एक मैं अभी बीच में याद आएगा तो सुनाऊंगा तुमको, अभी मैं भूल गया। तुम लोग इस तरह से डाउट से देख रहे हो तो दिमाग से गाना ही निकल गया मेरे। ठीक है, उसमें वो पूछता ना, वो कभी भूला कभी याद किया, ऐसा कौन सा गाना है वो? मेरे इंतजार में क्या किया, ऐसा कोई है ना 90s वाला है, जैकी श्रॉफ का, मेरे इंतजार में तूने सनम क्या क्या किया, ऐसा था ना कुछ। तो वो सनम बता रही उधर, कभी भूला कभी याद किया। तो पीएससी वो सनम है तुम्हारा, जिसके इंतजार में तुम क्या क्या करोगे, कभी भूलोगे कभी याद करोगे। तो भूलना, मैंने कहा ना, मानव बुद्धि का एक लक्षण है कि वो भूल जाता है, याद दिलाना पड़ेगा। तो ये जो अपने याद नहीं करेंगे ना तो ये मिक्स हो जाएंगे। वहां फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछा जाएगा, अपन अरस्तु लगा देंगे, क्योंकि अपन दोनों एक साथ पढ़े ना, फिर अपन कंफ्यूज हो जाएंगे अरस्तु के लिनियस। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रही नहीं है अपने को, क्योंकि उस टाइम पे हमने 2 वैज्ञानिक पढ़े थे। अगर गलती से दोनों ऑप्शन में आ गया अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अपने कंफ्यूज ना होने के लिए रिवाइज करना पड़ेगा। तो एक गाने को याद रखना, कभी भूला कभी याद किया। तो भूलना स्वाभाविक है, अगर आप भूल रहे हो इसका मतलब ये है कि आपने पहले पढ़ा था, लेकिन फिर बाद में याद करो तभी अपनी रैंक लगेगी। सिस्टेमा नेचुरी, किताब का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने वर्गीकरण के अंदर क्या बताया कि लीनियस के अनुसार जो जीव जगत था वो कितने भागों में बांटा था? 2 में। तो 2 जगत वर्गीकरण इन्होंने दिया था ना, यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को इन्होंने बताया था कि इस धरती पर जितने भी जीव पाए जाते हैं वो 2 भागों में बटे होते हैं। एक होता है पादप यानी कि प्लांट, दूसरे होते हैं जंतु यानी कि एनिमल। इस धरती पर 2 ही प्रकार के जीव हैं। ये लीनियस बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं, उन्होंने जो बताया वो बता रहा हूं मैं। फिर उसके बाद आता है लीनियस के बाद कौन? हैकल या हीकल, अलग अलग जगह हिंदी में अलग अलग नाम मिल जाते हैं। ठीक है। हैकल या हीकल ने कितने जगत का वर्गीकरण दिया? 3 जगत वर्गीकरण, यानी कि इन्होंने बताया कि 2 नहीं बल्कि 3 होते हैं। इस धरती पर पाए जाने वाले जीव 2 नहीं बल्कि 3 भागों में विभाजित होते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? इन्होंने एक जोड़ दिया, वो था प्रोटिस्टा। ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर सिंगल सेल एनिमल को रखा, यानी कि एक ही कोशिका के जो जीव होंगे वो सब प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद आपके पादप और जंतु तो ऑलरेडी है ही सही, यानी कि प्लांट और एनिमल। क्लासिफिकेशन में अपन इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो प्लांटी लिखेंगे,
प्लांटी, प्लांट नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने क्लासिफिकेशन में नाम जो यूज किया वो प्लांटी यूज किया है, और एनिमल को एनिमल एनिमेलिया लिखेंगे। उन्होंने जो इस्तेमाल किया जी वो टर्म्स जो उन्होंने दिए वो ध्यान रखना पड़ेगा। हिंदी मीडियम वाले इस चीज में बचे रहेंगे, आप जंतु लिखो, जंतुआ नहीं लिखनी, जंतु से काम चल जाएगा अपना, ठीक है। हीकल के बाद अगला वैज्ञानिक कौन आया? कोपलैंड। कोपलैंड ने क्या कहा कि संपूर्ण जीव को 3 नहीं बल्कि 4 जगत में बांटा जाना चाहिए। 4 जगत यानी कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पेपर में आएगा। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है समझाइए, तो आप बताएंगे इस क्लासिफिकेशन को देने वाला वैज्ञानिक कोपलैंड था, जिन्होंने 4 जगत के अंदर जीवों को बांटा। पहला जो जगत था उसका नाम था मोनेरा, और दूसरे का प्रोटिस्टा, तीसरे का पादप और चौथे का जंतु। ये इन्होंने बांट दी, ठीक। फिर उसके बाद आता है एक और वैज्ञानिक जिसका नाम है R.H. विटेकर। R.H. विटेकर, इसके द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन जो था वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण, और इन्होंने जो दिया है वो 1969 में दिया है। 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया है, यानी कि संपूर्ण जीवों को 5 भागों में बांटा है, ठीक है। पहला जो था वो था मोनेरा, दूसरा जो था वो क्या था? प्रोटिस्टा, तीसरा जो था वो कौन था? कवक, और चौथा पादप, और 5वां जंतु। यानी कि पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, इंग्लिश में कवक यानी कि फंजाई, और चौथा प्लांटी, और 5वां एनिमेलिया, ये इंग्लिश में थे, ठीक। अब इन 5 के अंदर उन्होंने अलग अलग प्रकार के जीव रखे। एक ही कोशिका वाले जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे एक कोशिका वाले ऐसे जीव, सिंगल सेल एनिमल, जो सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक होगी, वो सब मोनेरा के अंदर आ जाएंगे। जितने भी जीवाणु आपके हैं वो सब मोनेरा में आएंगे, और जीवाणु सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सिलेबस में है, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी आएंगे आपके एक ही कोशिका के, बट वो प्रोकैरियोटिक सेल नहीं बल्कि यूकैरियोटिक विकसित कोशिका के बने होंगे, अमीबा वगैरह वो सब इसमें आ जाएंगे। तो एक कोशिका के 2 जगत हो गए, एक प्रोकैरियोटिक वाला, दूसरा यूकैरियोटिक वाला। फिर उसके बाद आएंगे कवक, जितने भी फंगस हैं वो सब फंगस इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद जितने भी पादप हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उतने सारे प्लांट इधर आ जाएंगे। फिर जितने भी बच गए वो सब जंतु में आ जाएंगे, एनिमल में। इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आज की स्थिति में सबसे ज्यादा सर्वमान्य ऑथेंटिक वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त है। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? किसने दिया है? आवाज नहीं आ रही, किसने? जोर से बोल, जब तक मेरे कान में आवाज नहीं आ जाए तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जब तक वो बाहर वाले ना के ये बोलते हैं कि भैया और लोग भी पढ़ रहे हैं, ऐसा जोर से मत पढ़ो, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ना। जोर से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, जय माता दी। 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस बोल तो चल जाएगा। कैरोलस लीनियस थोड़ा लंबा पड़ेगा, अपन को भवर को नहीं जाना। सुंदरम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स भी बोलोगे तो चल जाएगा। 3 जगत वर्गीकरण, 5 जगत, देखो वो क्रम से ही चल रही है। कोपले मैंने 5 एक संख्या गैप कर दी, तुमने बोला तो इसने बोला। 3 जगत वर्गीकरण, 4, 2, 5, 4, 3। तुम लोग क्या नहीं मुंह में देखिए जमाए बैठे। 2 इसको इंग्लिश समझ में आती है। 2, 6 नहीं है, 5, 3। हेकल ने कौन सा क्लासिफिकेशन का टर्म जोड़ा? प्रोटिस्टा।
मोनेरा के बारे में जानकारी किसने दी? कवक कौन बताया? विटेकर ने। विटेकर ने कितने जगत वर्गीकरण दिया? 5। कौन कौन से हैं? क्रम से, प्रोटिस्टा पहले नहीं आना। इसका सूत्र है, अगर गड़बड़ कर दो तो इसका सूत्र है, सूत्र लिख लो। अगर जो गरीब विद्यार्थी हैं उसके लिए है, जितने भी लिखे ना गरीब, जितने भी गरीब होंगे उस सूत्र को याद कर लेंगे। MP के पादप जंतु, MP के पादप जंतु, M फॉर मोनेरा, P फॉर प्रोटेस्टा, K फॉर कवक, और पादप जंतु तो ही सही। तो क्लासिफिकेशन का एक उद्देश्य भी था जो अपन ने देखा था, वो ये था कि उनके अंदर के विकास क्रम को क्रमबद्ध रूप से, यानी कि उनके इवोल्यूशन को समझना। और इवोल्यूशन को समझ में तब ही नहीं आएगा ना जब ये सूत्र गड़बड़ कर दोगे। आप पहले लिख दोगे जंतु, वो काटेगा नहीं, लेकिन नंबर भी नहीं अच्छे देगा, क्योंकि आपने सबसे विकसित जीव को पहले ही लिख दिया। तो आपके क्लासिफिकेशन में वो डाटा तो पूरा है, लेकिन क्रमबद्धता नहीं है। और विज्ञान की आत्मा क्या है? क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो आपने विज्ञान लिखा, विज्ञान के अनुसार नहीं लिखा, तो फिर वो नंबर अच्छे नहीं देगा। फिर आप बोलोगे यार मैं 5 में से 5 नंबर लेने लायक लिख के आया था, लेकिन मेरे को तो 1 ही नंबर दिया। जब कॉपी चेक करने जाओगे फिर वहां बैठ के रोगे, और फिर आगे बाद में पूछोगे सर मुझे 1 नंबर क्यों दिया, मैं तब भी बोलूंगा तूने क्रमबद्धता नहीं बताई। तो इसलिए वहां से आके पूछने से बेहतर है यहीं से लिख के जाओ, ठीक है। अब एक एक करके अपन इन पे चर्चा कर रहे थे। चर्चा के दौरान हमने ये मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक को समझा। अब पादप का क्लासिफिकेशन जब कल समझा था तो थोड़ा और देख लेते हैं। पादप क्लासिफिकेशन यानी कि प्लांट क्लासिफिकेशन। प्लांट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने देखा कि इसको हम 2 अलग अलग आधारों पर बांटे थे। एक तो हमने बांटा था पुष्प की स्थिति, यानी कि जो फ्लावर की प्रेजेंस है, एब्सेंट है, उस आधार पर हमने इसको 2 भागों में बांटा था। कितने में? 2। पहले क्या लिखा था अपन ने? क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी के मतलब ऐसे फ्लावर, ऐसे पौधे आते हैं जिनमें फ्लावर एब्सेंट होते हैं। क्रिप्टोगेमी मतलब ऐसे प्लांट जिनमें फूल नहीं होंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरा आता है फेनेरोगेमी। फेनेरोगेमी के मतलब ऐसे पौधे आएंगे जिनमें फूल होंगे, ठीक है। फूल होने वाले फेनेरोगेमी, फेनेरो यानी कि फा फूल, फेनेरो फूल, ऐसे करके लिंक बना लेना। फा यानी कि फूल और फा यानी कि फेनेरोगेमी, ठीक है। क्रिप्टोगेमी को आगे चल के अपन देखेंगे तो आगे चल के इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में? यानी कि जितने भी क्रिप्टोगेमी होते हैं जिनमें फूल नहीं पाए जाते उसको इंटरनल क्लासिफाइड करेंगे तो 3 भागों में बांट देते हैं। पहला जो होता है वो कौन सा होता है? थैलोफाइटा, यानी कि थैले जैसी आकृति होती है इनकी। दूसरा होता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा यानी कि जल और थल दोनों में उग सकते हैं, यानी कि ये पादप के उभयचर होते हैं, यानी प्लांट एम्फीबिया, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा है टेरिडोफाइटा, ठीक है। चूंकि ये फूल के आधार पे है तो इनमें से तीनों में फूल नहीं होंगे। फूल नहीं है तो फल नहीं बनेगा, फूल से ही फल का विकास होता है, तो फल और फूल तो नहीं होंगे। फिर अपन बात करेंगे जड़, तना और पत्ती के आधार पे। इसमें जड़, तना और पत्ती तीनों ही नहीं होते। इसमें जड़, तना, पत्ती थोड़ी थोड़ी होती है। कैसी होती है? थोड़ी थोड़ी, मतलब सूक्ष्म आकृति इसकी होती है, और इसमें पाई जाती है पूर्ण विकसित। ये क्या है? इसमें जड़, तना, पत्ती, जड़, तना और पत्ती। ये जड़, तना, पत्ती इसमें होती ही नहीं है, इसमें थोड़ी थोड़ी होती है और इसमें पूरी तरीके से विकसित होती है। फल और फूल तो तीनों में ही नहीं होंगे, क्योंकि अपन ने पहले लिख रखा है ये पुष्प के आधार पे क्लासिफिकेशन है, और इसमें नहीं है तो किसी में ही नहीं होगा, ठीक है। इनके एग्जाम्पल अगर अपन देख लें तो उदाहरण, इसके उदाहरण क्या है? शैवाल, शैवाल यानी कि एल्गी। शैवाल के बाद कवक, कवक के बाद लाइकेन,
ये जितने भी हैं वो सब थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले प्लांट हैं जिनमें जड़ तना पत्ती नहीं होती। अब गलती से उसने ये सवाल पूछ लिया है 3 नंबर में। अब अपन यहीं पर अपन समझ लेते हैं धीरे से आंसर राइटिंग क्या होता है। अगर उसने सवाल पूछ लिया 3 नंबर में तो हम क्या लिखेंगे? हम वही लिखेंगे जो हमें पता है। जो हमें नहीं पता है उसको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, इतने में अपने को काम चल जाएगा। सवाल अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहला 3 फैक्टर लिखना है, इस बात को ध्यान में रखें, और इस तरीके से थोड़ा अट्रैक्टिव लिखना है और गलत नहीं लिखना है। 2-3 बातें हैं बेसिक सी। तो कवक किसके अंदर आ रहा है? थैलोफाइटा के अंदर आ रहा है। थैलोफाइटा किसके अंदर आ रहा है? क्रिप्टोगेमी के अंदर आ रहा है। और क्रिप्टोगेमी क्या है? ऐसे पादप जिनमें फूल नहीं होते, है ना। तो अपन ये लिखेंगे सवाल का सबसे पहले परिचय। हाँ, ये बात और याद रखनी है कि परिचय नाम की वहां हेडिंग नहीं बनानी है, क्योंकि अपन वहां पे कितने लिखेंगे? 30 मार्कर एक साथ, है ना। और कुछ बायोलॉजी के होंगे, कुछ केमिस्ट्री के होंगे, कुछ कंप्यूटर के होंगे, कुछ फिजिक्स के होंगे, ऐसे 3-3 होंगे ना। और हर एक के अंदर अपन हेडिंग डालेंगे परिचय, तो फिर वो समझ जाएगा कि हर एक को ही तराजू में तोल रहा है। मतलब सोना हो, लोहा हो, पीतल हो, वो सब एक ही तराजू में तोल रहे, जबकि एक तराजू में नहीं तोले जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया काय की बनी है? पीतल की। और बेबी डॉल काय की? बेबी डॉल काय की है? सोने की। नहीं सुना गाना? बेबी डॉल काय की बनी है? सोने की। और दुनिया काय की? पीतल की। तो दोनों में अंतर है ना। तो हर किसी का परिचय लिखना है बिना ये बताए कि हम परिचय लिख रहे हैं। यही आंसर राइटिंग में आपको अच्छे नंबर दिलाएगी। जैसे इसका परिचय क्या है? सवाल का। तो अपन एक लाइन में लिखेंगे, यह अपुष्पीय थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत पादप है। क्रिप्टोगेमी भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने अपुष्पीय लिख दिया ना। अपुष्पीय का मतलब क्रिप्टोगेमी है इंग्लिश में, हिंदी में उसको अपुष्पी कहते हैं, है ना। तो अपन इसकी एक लाइन में परिभाषा लिखेंगे, यह, चाहो तो एक डायरेक्शन के तौर पे लिख लो, कुछ चीजें मैं आपको एक एक करके होमवर्क में दूंगा। यह अपुष्पीय वर्ग के अंतर्गत थैलोफाइटा का पादप समूह है, या अपुष्पीय वर्ग के अंतर्गत थैलोफाइटा का पादप समूह है। ये उसका परिचय हो गया। सवाल क्या है? सवाल थैलोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आने वाला अपुष्पीय पादप है, ऐसा भी लिख सकते हैं। यह उल्टा, चलो जो याद हो जाए वो लिख दो। थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत अपुष्पीय पादप है। ये एक लाइन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 8 ही है। जो बेहतर लगे अपने को, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव आंसर लिखना है। और उसके लिए आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो करनी है अर्थपूर्ण लघु वाक्य बनाने की। यही अंतिम सत्य है, यही प्रारंभ है। यहीं से शुरुआत करनी है और यहीं पर टिके रहना है। जब आप अर्थपूर्ण लघु वाक्य बनाने में समर्थ हो जाएंगे, आपका मेंस आपको पता ही नहीं चलेगा कब निकल गया। लेकिन आप जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका मेंस जीवन में नहीं निकलेगा। कम से कम इस सिलेबस के पैटर्न के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं निकलेगा। पहले 2012-13 के पहले जो मेंस होते थे उसमें 60 नंबर के क्वेश्चन आते थे। 60 नंबर का एक क्वेश्चन होता था निबंधात्मक। आजकल तो निबंध भी 60 का नहीं आ रहा। छठवां पेपर निबंध का ही है कोई 60 नंबर का निबंध? तो निबंध नहीं 60 नंबर का, पहले निबंधात्मक प्रश्न हुआ करते थे 60 नंबर के। होश में आओ, आपको ये अर्थपूर्ण वाक्य याद बनाने पड़ेंगे। बार ना धरना, ऐसे धरना अंदर भी चलेगा। फिर कैसे? एक एक करके धरना, ठीक है। अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है और लघु
अर्थपूर्ण क्यों लिखा है? क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे वाक्य बनाने की छोटे से छोटे, अर्थ का अनर्थ होगा कि उसका जो अर्थ निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाएगा। तो आप उसको इसी तरीके से देखो, ये भी अर्थ निकाल ले रहा है, ये भी निकाल दे रहा है, लेकिन ये बड़ा है ये छोटा है, और यहां तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिस करनी है बस। ऐसे स्थिति में अगर आप लिख के आओगे, सवाल के बारे में आपको और कुछ नहीं मालूम, केवल आपने इतना लिख दिया, वो 1 नंबर देगा और साथ ही साथ उसके दिमाग में एक इमेज बनेगी, स्टूडेंट बेहतरीन है, फालतू बकवास नहीं करता है, तो आगे चल के आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और आप पहले लिख दोगे यह पादप है, तो वो समझ जाएगा ये ऐसे जुगाड़ू फैक्ट से अब परेशान करने वाला है। तो ऐसे जुगाड़ू फैक्ट कम से कम शुरुआत में तो ना दें। शुरुआत मतलब 3 मार्कर, और 3 मार्कर ही आपको पोस्ट दिलाएगी। जैसे आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर और फिफ्थ पेपर, इन 5 पेपर में 3 मार्कर कितने आएंगे? यहां पे आएगा 30, यहां पे भी 30, यहां पे भी 30। फोर्थ पेपर में 3 मार्कर कितने आएंगे? 20 तो आएंगे ना, कम से कम है 20 आएंगे ना। और हिंदी में भी 20 आएंगे। 3 मार्कर कितने हो गए? 3 3 90, 110 और 113, सॉरी 130 हो गए। एक 3 मार्कर कितने का? 3 मार्कर बोल ही रहे तो 3 का ही है। 400 नंबर का है ये पूरा। 1400 में से 400 नंबर के 3 मार्कर है, राउंड फिगर अपन देख लें तो। और 3 मार्कर में 3 मार्किंग होती है, 5 मार्कर में 4 मार्किंग होती है, 11 मार्कर में 9 मार्किंग होती है। वो उसका बाप भी नहीं देगा 10 नंबर, तो वो तो छोड़ो, तो 2 नंबर तो वहां कटने हैं। 1 नंबर आप मोती के अक्षर बना के आ जाओ, कितनी अच्छी राइटिंग है, अरस्तु के द्वारा लिखे हुए वाक्य लिख के आ जाओ, वो फिर भी नंबर देगा नहीं, क्योंकि वो अपने अनुसार चेक करेगा ना, 4 से ऊपर देगा नहीं। लेकिन यहां 3 में से 3 मिलेंगे, और आपको 1400 में से कम से कम 800 प्लस मैक्सिमम 850 तक ले आने हैं। फिर आप वहां इंटरव्यू में जाएंगे, उसको गाली भी दे के आएंगे, तब भी 70 नंबर तो दे देगा वो, फेल तो नहीं करेगा वो। और 850 में 70 जोड़ो, कितने हुए? इसको रैंक बोलते हैं। तो मुख्य परीक्षा ही आपको आसानी से पास करा देगी, लेकिन उसका रास्ता यही है, क्योंकि आप यहां पे 390 में से 390 ला सकते हैं। हालांकि आएंगे नहीं, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हो सकता है कि आपने कोई एक आध 3 मार्कर लिखा ही नहीं होगा, भूल जाएंगे ना। हो सकता है 130 में से आपने 100 ही 3 मार्कर लिखे, टोटल आपको 30 3 मार्कर बने ही नहीं, जो बहुत गलत बात हो जाएगी। लेकिन मान के चलो अगर आपने 30 लिख दिया और 100 लिख दिया और 100 ऐसे लिख दिए जिसमें 3 में से 3 मिलेंगे, तो 300 तो यही हो गए। तो फिर बच्चे केवल पूरे पेपर में से 800 में से 500 नंबर, 300 तो यही आ गए। तो आप 500 भी नहीं ला पाओगे क्या? फिर तो आसानी से ला दोगे, लेकिन प्रयास करने के लिए रणनीति बनाना पड़ेगी। और आपका आज से ही काम स्टार्ट हो जाता है। आप क्या बनाएंगे? अर्थपूर्ण लघु वाक्य। लघु वाक्य बनाना है, शर्त ये अर्थपूर्ण होना चाहिए, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आप सवाल में जहां तक सीख चुके हैं वो क्या सीख चुके हैं? ये सीख चुके हैं कि ये थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत भी हटा दो, थैलोफाइटा समूह के अपुष्पीय पादप हैं। और छोटा हो गया, अंतर्गत भी फालतू ही हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये थैलोफाइटा वर्ग के अपुष्पीय पादप हैं, और छोटा कर सकते हैं, थैलोफाइटा वर्ग के अपुष्पीय पादप। सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, अर्थ पूरा हो रहा है, और छोटा हो गया। ऐसी प्रैक्टिस करने से रैंक लगेगी। थैलोफाइटा वर्ग के अपुष्पीय पादप, कॉमा, कॉमा के बाद क्या लिखनी है? इसकी विशेषता। पहले तो अपन ने ये क्या लिख दिया? इसका परिचय लिख दिया है, परिचय लिख दिया, और ना तो हमने हेडिंग डाली है, वो समझ जाएगा कि थैलोफाइटा। अब ये कवक का परिचय क्या है? सेम है। लाइकेन का परिचय क्या है? तो आपने एक याद की, 2 वैसे निपट गए, 1 तीर 2 शिकार। यहां तो 3 शिकार हो रहे हैं।
ये वो एक अंगूर 100 बीमार वाले नहीं, एक तलवार 3 शिकार वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में अब इनकी हर एक की एक एक विशेषता लिख दो, ठीक है। थैलोफाइटा समूह के अपुष्पी पादप प्रकार 3, थोड़ा अट्रैक्टिव, भूरा शैवाल, ब्राउन एल्गी, शैवाल मतलब एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, 3 प्रकार होते हैं। शैवाल आगे पढ़ेंगे अपन, सूक्ष्म जीव भी है ना हमारे सिलेबस में, और शैवाल सूक्ष्म जीव है, इसको अपन पढ़ेंगे। शैवाल 3 प्रकार का होता है। तो यहीं पे दूसरा फैक्ट कवर हुआ। फिर दूसरा फैक्ट कवर हुआ, कॉमा लगा के अपन लिखेंगे उपयोग। शैवाल का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है, चॉकलेट बनाने में किया जाता है। कौन सी चॉकलेट बना रहे हैं वो मत लिखना, डेयरी मिल्क बन रही है कि एल्पेनलिबट बन रही है, वो थोड़ी ना पूछेगा ब्रांड का नाम। अपन औषधि निर्माण में कौन सी दवाई बन रही है ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि सर दर्द वाली बन रही है तो नल के नीचे लगी काई निकाल के खा ले। वो काई मतलब शैवाल ही है ना, कि सर दर्द की दवाई बन रही तो किसी के सर में दर्द हो रहा है तो कोई काई चाटे जा रहा है, क्या सर दर्द तो बंद नहीं हुआ सर बोले। तो इसका मतलब क्या है कि गलत जानकारी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप देखो यहाँ पे एक उसका परिचय हुआ, प्रकार हुए, उपयोग हुए, 3 में से 3 नंबर वो दे देगा। 3 फैक्ट हो गए, व्यवस्थित हो गया, डायग्राम हो गया, अर्थपूर्ण लघु वाक्य हो गया, इसमें वो खुश होकर 3 नंबर देगा। ऐसे ही अपन कवक लिखेंगे। कवक में भी क्या है, 3 प्रकार ही, मृतोपजीवी, सहजीवी, परजीवी। और उसके बाद उपयोग औषधि निर्माण में। औषधि निर्माण में यहां अपन को उदाहरण आ रहे हैं तो लिख दो। पेनिसिलियम, पेनिसिलिन के इंजेक्शन है, इसी से बनते हैं, कवक से। एंटीजैविक, जो अपन एंटीबायोटिक दवाइयां कहते हैं, तो डायरेक्ट लिखो एंटीबायोटिक दवाइयां बनाने में डायरेक्ट। आगे अपन लिखेंगे, अभी इसको नोट नहीं करना है, इस फॉर्मेट को नोट करना है कि जब भी 3 मार्कर आएगा तो 3 मार्कर में सबसे पहले हम लिखेंगे परिचय, किसी भी सब्जेक्ट का हो, साइंस का हो चाहे इतिहास का हो। अकबर पूछा जाएगा तो अपन लिखेंगे मुगल कालीन बादशाह, है वही परिचय। तो यही है ना कि अपन ये लिखेंगे जोधा अकबर मूवी का एक्टर। परिचय मतलब उसके वास्तविक स्थिति को बताना है, जिससे कम से कम शब्दों में ये बात क्लियर हो जाए, सामने वाला समझ जाए। तो मुगल कालीन बादशाह है ना, और बेहतर लिखोगे, लिख देना मध्यकालीन मुगल बादशाह। थोड़ा परिचय में क्या हो गया, विस्तार हो गया, है ना। मोहम्मद गौरी लिखोगे, क्या लिखोगे, तुर्की आक्रमणकारी, है ना। मध्यकालीन भारत में तुर्की आक्रमणकारी, है ना। या अपन इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं। परिचय में लिखेंगे तुर्की आक्रमणकारी, कौमा समय, मध्यकालीन भारत ब्रैकेट में उसका आक्रमण का समय। तो 2 फैक्ट हो गए, एक ही फैक्ट को 2 भागों में तोड़ दिया। तो सबसे पहले 3 मार्कर में आपको परिचय लिखना है। किसी भी, अगर मान के चलो एनवायरमेंट में भी आ रहा है ऊर्जा, तो क्या लिखेंगे आप, 9th यूनिट में आ रहा है तो संसाधन। ऊर्जा क्या है, रिसोर्स है ना, संसाधन है। और संसाधन के बाद अपन लिखेंगे स्रोत, ऊर्जा के स्रोत पे लिख दो, परंपरागत, गैर परंपरागत, कैसे भी चले जाओ, लेकिन परिचय क्लियर होना चाहिए। मैं कौन हूं, तो मेरा परिचय मेरे आधार कार्ड पे लिखा है भारतीय नागरिक। बाकी का ये बात अलग है कि कहां का निवासी, कहां का निवासी नहीं है, क्या विशेषता है, क्या विशेषता नहीं है, गुण दोष, बहुत सारी चीजें हैं। जैसा आएगा वैसा लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या लिखेंगे, परिचय। परिचय लिखना हमारे आंसर में वो सटीकता पहले से ही ला देगा। परिचय के बाद क्योंकि अपन ये लिख रहे हैं, तो इसके बाद अगर इसमें कुछ प्रकार है तो आप प्रकार लिखो, प्रकार नहीं है तो उपयोग लिखो, उपयोग नहीं है तो लक्षण लिखो, लक्षण नहीं है तो विशेषता लिखो। ठीक, कुछ तो ऐसी चीजें होंगी उससे जुड़ी हुई जिनके माध्यम से अपन अपना आंसर बढ़ा सकते हैं। आगे महात्मा गांधी, अगर महात्मा गांधी 3 मार्कर में आएंगे तो क्या लिखेंगे अपन, परिचय लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, जो भी आ रहा है वो लिखते जाओ, कॉमा लगाकर। राष्ट्रपिता है ना, परिचय उनका यही है, राष्ट्रपिता, आधुनिक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, वो भी है, उससे अलग नहीं है वो, लेकिन उनको महात्मा गांधी, महात्मा की उपाधि दी गई, किसी को महात्मा की नहीं दी गई, लेकिन है तो आधुनिक स्वतंत्रता सेनानी। प्रमुख आंदोलन,
प्रमुख कार्य, प्रमुख पुस्तक बहुत सारी लिखी है। तो ऐसा करके अपना 3 मार्कर कंप्लीट होगा। जितना लघु और अर्थपूर्ण वाक्य बनाते जाएंगे, अर्थ निकलना चाहिए, अर्थ नहीं निकलेगा तो उस वाक्य का मतलब नहीं है, बल्कि आगे भी नंबर काटेगा, कुछ तो भी दे जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बात याद रखना कि आप क्या बनाना चाहते हैं और वो क्या समझना चाहता है, दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। आप जो बना रहे हैं वही वो समझ जाए, बस अपना काम कंप्लीट। ठीक, तो यहां पे अपन आए थैलोफाइटा, जिनमें अच्छा इसकी दूसरी विशेषता जो अपन ने यहीं पे सीख रखी है कि सवाल में अपन आएंगे ना तो ये लिखेंगे थैलोफाइटा समूह के अपुष्पीय पादप जिनमें जड़ तना पत्ती अनुपस्थित, कॉमा, ये दूसरा भी तो पढ़ा अपन ने, जड़ तना पत्ती अनुपस्थित, ये हो गया दूसरा फैक्ट, यहीं पे क्लियर हो गया। सवाल में भी यही है, कबक में भी यही है, लाइकिन में भी यही है। तो अपन ने केवल क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखेंगे तो एक ही हेडिंग के 2 फैक्ट याद कर लिए हैं और 2 नंबर अपने को वो दे देगा, बस फिर उसके बाद उदाहरण लगना है। ठीक है, फिर ब्रायोफाइटा वर्ग के अंतर्गत का जो उदाहरण है, तो ब्रायोफाइटा की एक विशेषता और याद है आपको कि जल और थल दोनों में आते हैं। तो अपन ब्रायोफाइटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, थैलोफाइटा समूह के अपुष्पीय पादप जो जल और थल दोनों में उगने में सक्षम हैं, या इतना नहीं लिखना है तो अपन फिर छोटा करेंगे इसको, थैलोफाइटा समूह के अपुष्पीय पादप जो पादप उभयचर होते हैं। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले एम्फीबिया, यानी कि जल और थल दोनों में, तो छोटा हो गया, जल और थल दोनों में निवास करने में सक्षम है, ऐसी विशेषता रखने वाले को तो अपन एक शब्द में उभयचर करें ना, तो इसको लिखो यह पादप उभयचर होते हैं, तो इसकी विशेषता हो गई। उदाहरण मॉस, तो छोटे छोटे वाक्य बनाओ, जितने छोटे बना सको, और जब बन जाए फिर उसके बाद चेक करा दो कि सर मैंने ये बवाल कर रखा है, देखो तो सही, अपन उसको टिक लगा देंगे, याद कर लेना, अपन उसको काट के सुधारेंगे तो सुधरा हुआ याद कर लेना, गलतियां करेंगे तो सुधरेगा, गलती नहीं करेंगे तो नहीं सुधरेगा, फिर यही गलती वहां होगी, फिर उसके बाद जब कॉपी चेक करके अपन आएंगे तो बाद में पता चलेगा यार मेंस तो अच्छा गया लेकिन नंबर नहीं दिए अच्छे, तो वो कारण ये बन जाता है। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पूर्ण विकसित पादप होते हैं जिनमें जड़ तना पत्ती होती है, परिचय इसका भी वही है। टेरिडोफाइटा अगर आएगा तो अपन लिखेंगे ऐसे पादप, या ये थैलोफाइटा नहीं है, इसमें अपन लिखेंगे टेरिडोफाइटा में अगर आएगा तो अपन लिखेंगे अपुष्पीय क्रिप्टोगैमी, यानी कि अपुष्पीय पादप जिनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। आगे दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसका उदाहरण जो है वह है फर्न, क्योंकि जड़ है तो जाइलम भी होगा ना, और जाइलम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, संवहनीय ऊतक है ना, तो ये इसकी विशेषता है। फेनेरोगैमी के अंतर्गत जो आते हैं आपके ऐसे पौधे आते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, फूल पाए जाते हैं। फेनेरोगैमी में फूल पाए जाते हैं, फूल के साथ साथ इसमें संवहनी ऊतक भी पाए जाते हैं, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो भी पाए जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, इसको बायोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब इसको 2 भागों में बांटा गया, एक है एंजियोस्पर्म और दूसरा है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में स्पर्म का मतलब होता है अंडाणु, उसके अंडे के बीज यानी कि बीज के चारों ओर का आवरण। तो एंजियोस्पर्म में बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है, इसलिए ये आवृत बीजी है हिंदी में, और ये अनावृत बीजी है। अनावृत बीजी को हिंदी में एक और नाम दिया था, वो क्या था, नग्न बीजी। ठीक है, यानी कि इसके बीज के चारों ओर कोई आवरण नहीं होता। जैसे उदाहरण साइकस, मुझे लगता है एक ही लड़की पढ़ रही घर पे, बाकियों क्या है, कोई अपने आप घर वालों ने जबरदस्ती भेज दिया है कि जाओ पढ़ो यहाँ पे। जैसे स्कूल में जाते थे, जब तक बच्चा स्कूल में रहता था घर में सब लोग चैन की सांस लेते, जैसे ही वो दाना आ जाता बैग अलग, कपड़े अलग और ये सब अलग, उसके बाद से तो
परेशान हो जाते। तो ऐसा तो नहीं भेज दिया तुमको, है क्यों? तुम तो लग भी रहे हो। नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, पीछे वाले का। हाँ, मोहित। अरे यार, डॉक्टर तो मोहित नहीं, एक मेरा दोस्त है डॉक्टर मोहित। तो मोहित, तुम आज फर्स्ट डे हो, है ना, इसलिए तुम आज बच गए, तुमको कुछ कह नहीं सकता मैं। कल कहूंगा, मुझे मालूम तुम कल याद करके आओगे नहीं, ठीक है। साइकस और पाइनस, हिंदी में लिखना चाहो तो चीड़, देवदार, ऐसा करके। जो बर्फीले क्षेत्रों में लंबे लंबे पहाड़ होते हैं जिसमें 90s के गाने गाए जाते थे, मैं यहां तू कहां, ऐसे करके वो गाने होते थे ना, ऐसा वो तो वहीं पे शूट होते थे, क्योंकि इनके बीच के चारों ओर कोई आवरण नहीं होता, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनके बीच के चारों ओर आवरण होता है, इसको भी दो भागों में बांट देते हैं। अगर कभी मान के चलो एंजियोस्पर्म लिखने को आएगा तो अपन क्या लिखेंगे? पुष्पीय पादप। एंजियोस्पर्म लिखने को आएगा अपन क्या लिखेंगे? पुष्पीय पादप, है ना, जो दो भाग में विभाजित होते हैं, मोनोकोट, डाइकोट। मोनोकोट गेहूं, डाइकोट चना। एक एक याद रख लो, बहुत है। 2-4 याद रख पाओ अच्छी बात है, लेकिन एक एक तो कम से कम कर ही लेना, ठीक है। मोनोकोट और डाइकोट, ठीक है। मोनोकोट का उदाहरण गेहूं और चावल, इधर चना और मटर, ठीक है। तो यहां पे हमने प्लांट क्लासिफिकेशन को समझा, क्रिप्टोगेमी, फेनेरोगेमी, यानी कि पुष्प की उपस्थिति के आधार पर। अब हम समझेंगे यहां पे संवहनी ऊतक के आधार पर। संवहनी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, कुल मिला के जाइलम और फ्लोएम के आधार पे, किस में जाइलम फ्लोएम है, किस में नहीं है। तो इसको इस आधार पे बांटा है 3 भागों में। पहला है आपका थैलोफाइटा, इसमें जड़ तना पत्ती नहीं होती, तो जाइलम फ्लोएम कहां से होंगे। दूसरा है ब्रायोफाइटा, ठीक है। ये इसलिए है, इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा जा सकता था, क्योंकि दोनों में ही संवहनी ऊतक है नहीं। लेकिन क्यों नहीं रखा? क्योंकि इसमें जड़ तना पत्ती है ही नहीं, इसमें थोड़ी बहुत है, और ये जल और उभयचर दोनों के बीच का, इसलिए इसकी अलग कैटेगरी है। और तीसरा जो है वो है ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा को फिर अपन अलग से बांट देते हैं, जो अपन अभी पढ़ चुके हैं वही वाले। टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। एंजियो और जिम्नो, और एंजियोस्पर्म को 2 भागों में, मोनोकोट, डाइकोट। अब परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाएगा, परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो लिख लो। इससे संबंधित परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो लिख लो। सबसे पहले 3 मार्कर, सबसे पहला लिखो 3 मार्कर। ठीक है, मोनेरा, मोनेरा। प्रोटिस्टा दूसरा, कबक, पादप, कॉमा लगा लगा के लिखते जाना, या नंबर डालो तो जल्दी जल्दी लिखो। जंतु, कवक, पादप, जंतु। 5 हो गए, ठीक। क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेमी ब्रैकेट में हिंदी में लिखना अपुष्पीय, अगर कभी हिंदी में आ जाए तो अपुष्पीय नाम से आएगा, क्रिप्टोगेमी। फेनेरोगेमी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखें मोनोकॉट,
मोनोकॉट। फिर लिखो डाइकॉट। फिर उसके बाद लिखो एंजियोस्पर्म। लिख लिया क्या ये? हाँ, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फिर उसके बाद लिखो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में 3 अंतर, डिफरेंट बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। फिर लिखो शैवाल, एल्गी। फिर लिखो लाइकेन। आ गया ना? बस तो फिर क्या है, समझ लो अब शैवाल आएगा। 19 में है, 19 में नहीं आया? आया होगा, ठीक है, मेरे को भी याद तो है लेकिन कब याद आया है ये देख लेंगे। शैवाल, जीवाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया। ठीक है, ये हुए यहां तक के 3 मार्कर। अब 3 मार्कर को लिखने का तरीका बता दिया है। अब लिखने की जिम्मेदारी अपने पास नोट्स भी, ठीक है। अब इसमें से एक कोई बता दो जिसको मैं लिख के यहां पे बता दूं। एक छोड़ो, 3 बता दो। कितने हो गए टोटल, गिनना? 20 हो गए। चलो 20 में से 4 बता दो, 16 तुम घर से लिख के लाना। 4 बता दो जिसको तुम चाहो कि मैं लिखना सिखा दूं या लिख के बता दूं। जीवाणु बता दूं, सरल मत पूछना, नहीं खतरे में रहो। जीवाणु बता दूं एक। दूसरा क्या? डाइकॉट। और कबक, जोर से बोलो ना। और चौथा क्रिप्टोगेमी। चलो एक और बोल दो, इंग्लिश मीडियम वाले तुम बता दो। मैं बोला हमारे संविधान में एंग्लो इंडियन का भी प्रावधान है, इंग्लिश मीडियम का प्रावधान तो होना चाहिए ना। बेचारा एक अल्पसंख्यक है, उसका कोरम ही नहीं है। बता, देख लोगे तो ठीक। 4 के बाद 5वां मैं तुमसे लिखवाऊंगा। देखा नहीं, ये तो घर से लिख के लाना पड़ेगा, ये मेरे को याद नहीं है। बताते हैं। सबसे पहले तो अपन इनका क्या लिखेंगे, परिचय। जीवाणु क्या है? जीवाणु के बारे में अगर अपन लिखना चालू करेंगे तो जीवाणु है क्या? जीवाणु में अपने को 3 नंबर के लिए 3 लाइनें भरनी है और ऐसा भरनी है कि 3 नंबर मिल जाए। 3 आती, लास्ट वाले में 4 लाइन, बाकी तो 2 लाइन। अच्छा, लास्ट वाले जो लास्ट में क्वेश्चन देगा पेज का, हाँ, उसमें 3 लाइन और बाकी ऊपर 2 तो और अच्छी बात है। 1 लाइन अपने को कम मिल रही है, अपन उसमें कम भरेंगे। लो, अब इस जीवाणु का परिचय क्या है? संधि विच्छेद करो। जीव धन अणु। इस धरती पर जन्म लेने वाला सबसे पहला जीव यही है। हाँ, नहीं, वह अणु जिसमें जीवन हो। ठीक है। जब हम जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ते हैं, ओपेरिन का सिद्धांत बायोलॉजिकल थ्योरी है, उसमें यह बताया गया इस धरती पर जन्म लेने वाला सबसे पहली जो कोशिका थी वो प्रोकैरियोटिक थी। उस प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जीव, जो जन्म लेने वाला जो जीव था जिसने सबसे पहले जीवन को देखा, वो जीवाणु था। पहली बात ये क्लियर हुई। दूसरी बात, हमारे सिलेबस में जो जीवाणु है वो दिया कहां है? सूक्ष्म जीव। तो अपन ये लिखेंगे सबसे पहले, उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला फैक्ट लिखेंगे, यह सूक्ष्म जीव होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये अपनी बात सिलेबस से जुड़ रही है, और उसको जोड़कर अगर अपन लिखेंगे तो उसको पता रहेगा कि व्यक्ति समझदार है, और वहां समझदारी का परीक्षण देना अपने लिए फायदेमंद होगा। यह सूक्ष्म जीव है। तो जीवाणु क्या है? सूक्ष्म जीव है, पहली बात। अब इसकी जो कोशिका है,
अब इसकी अपन क्या लिखते जाएंगे, विशेष उदाहरण तो लिखना नहीं, उदाहरण अपन लिखते तो कोई ना कोई अगर अपने को पूछा जाता है जैसे कि ये आवृत्तिबीजी पूछी जा रही तो उसका उदाहरण लिखते, ये खुद अपने आप में उदाहरण है तो अपन कैसे लिखेंगे इसका उदाहरण, तो यह सूक्ष्म जीव है। फिर इसके बाद लिखेंगे क्या मैं बताना वाला था, विशेषता इसकी, सूक्ष्म जीव है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से निर्मित है, प्रोकैरियोटिक कोशिका से निर्मित है। फिर इसके बाद लिख देंगे इसका उपयोग, जीवाणु का उपयोग, कभी जीवाणु का उपयोग पढ़े तुमको याद नहीं है, दूध से दही बनाने में जीवाणु का उपयोग किया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम सुना होगा जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना होगा जिसको अपन नीलहरित शैवाल कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करता है, भोजन का निर्माण करता है। तो अपन यहां पे कुछ नहीं करेंगे तो जो याद आ जाएगा वो लिख देंगे, उपयोग में, औषधि निर्माण में, है ना, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, जो भी अपने को एक याद आ जाए लिख देना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे उसका जीवाणु का नाम, राइजोबियम बैक्टीरिया। अपना यहाँ पे 3 नंबर के अकॉर्डिंग काम कंप्लीट हो गया। अभी अपने कुछ पढ़ा ही नहीं, अपने को जो पूर्व ज्ञान था उसके आधार पर समेट लिया। बस इसमें है क्या, इसमें है अर्थपूर्ण लघु वाक्य, और कुछ भी नहीं इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं जो अपन ने अलग से पढ़ाया। मैंने तो अभी तुमको जीवाणु नहीं पढ़ाया, जीवाणु अपन ने चर्चा हुई क्या, जीवाणु नहीं पढ़ाया ना मैंने, लेकिन ना पढ़ाते हुए भी तुमने उसको लिख दिया। कैसे लिख दिया, केवल आपने ये प्रैक्टिस की, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए हैं छोटे छोटे। और उसमें अब देखो यहाँ पे फैक्ट गिन लो, पहला फैक्ट क्या है, दूसरा फैक्ट क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना है, तीसरा फैक्ट क्या है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहा है, चौथा उसका उदाहरण भी है। ऐसा नहीं कि अपन ने उदाहरण नहीं दिया, ब्रैकेट में उदाहरण डाला है तो 3 नंबर नहीं देगा क्या, 2 लाइन दी हैं, दोनों भर दी हैं, और इन 2 लाइन में 4 फैक्ट डाल दिए हैं, तो वो हंस के 3 नंबर देगा। और 3 नंबर देने के साथ साथ वो ये भी सोच लेगा कि कॉम्पिटिटर है ये, ऐसा कोई झंडू नहीं है ये कि कुछ भी लिख दे रहा है। अब आगे अपने को क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपन गलत डाटा नहीं डालें, क्योंकि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मलने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि अब शुरुआत से ऐसा चलेगी ना, उसके दिमाग में आ जाएगा कि ये एक्चुअल कॉम्पिटिटर है, इसको नंबर देते समय सावधानी बरतेगा, और इसके बाद जो कॉपियां चेक करेगा उनको निपटाएगा। वो यार उसने पहले ही सोना देख रखा है तो वो पीतल में नहीं मानेगा ना, पहले ही दुनिया पीतल की हो, बेबी डॉल देख रखी हो उसने, तो ऐसी स्थिति में अब वो पीतल से कॉम्प्रोमाइज, अब वो समझ जाएगा हर चमकती चीज सोना नहीं होती, सोना ये है, सोना वो देख चुका, तो आगे की कॉपी भी कटेंगे। समझ में आ रही बात, ऐसे अपने को लिखना है। दूसरा क्या है, डाइकोट। डाइकोट में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे वही परिचय, अपने को कुछ और लिखना ही नहीं है, अपने को बस परिचय लिखना है, क्योंकि इससे ज्यादा अपने को आता ही नहीं है। और अपनी जो परीक्षा है वो ध्यान रखना सामान्य की है, विशेषज्ञता है ही नहीं कि डाइकोट की अपन ऐसी कोई विशेषता लिखें। डाइकोट क्या है अपने को मालूम है, डाइकोट एक एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आने वाला पुष्पीय पादप है, और चूंकि पादप नहीं वर्गीकरण है तो थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले डाइकोट एंजियोस्पर्म वर्ग के अंतर्गत पुष्पीय पादप समूह, ये पादप नहीं है, ये जरूर पादप था जो अपन ने वहां लिखा पादप है, लेकिन ये पादप का समूह है, इसके अंदर आते हैं चना मटर, वो पादप है। तो अपन यहां क्या लिखेंगे थोड़ा सावधानी से, ये डाइकोट को क्या लिखेंगे, यह एंजियोस्पर्म के अंतर्गत पुष्पीय वर्गीकरण है, पादप वर्गीकरण है। लिख लो, मैं बता देता हूं, यह एंजियोस्पर्म, हिंदी में लिखना चाहो आवृत्तिबीजी लिखते हैं, और इंग्लिश में लिखना चाहो तो देवनागरी में लिख देना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं आप सोचो कि हिंदी इंग्लिश में मिक्स चल रहा है। यह एंजियोस्पर्म, ठीक है, वर्ग के अंतर्गत पुष्पीय
पादप समूह है। ठीक है, तो ये है आपका छोटा सा लघु वाक्य जिसमें 3 फैक्ट कवर हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है एंजियोस्पर्म के अंतर्गत है, दूसरा पुष्पीय पादप है, और तीसरा वो समूह है पूरा डाइकोट। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें लिखने को बहुत कुछ है। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये हो गया तो इसमें एक उदाहरण लगेगा, जैसे चना आदि आदि। अब यहां पे आप सोचो कि 3 नंबर मिल जाएंगे, तो यहां पे 3 नहीं मिलेंगे, यहां पे मिलेगा केवल 2 नंबर। ठीक है, अब 1 नंबर और लेने के लिए एक फैक्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, एक फैक्ट डालना पड़ेगा उसकी विशेषता। इसमें बीज 2 भाग में विभाजित होता है, बस। तो जो भी तुम्हारे पास नोट्स हैं यहां से जो मिले हैं, यही सारी चीजें जो मैंने समझाई हैं, उनमें से मैंने 16 आपको लिखने को दिए, वहां से लिख लाना। आपके पास मोनोकोट, डाइकोट, तमाम चीजें, उनकी विशेषता ही लिख लाना, कुछ नहीं तो, है ना। कवक, कवक का तो अपन देख ही चुके थे। कवक क्या है? यह अपुष्पीय या थैलोफाइटा वर्ग का अपुष्पीय पादप है। लिख लो कवक की परिभाषा या परिचय। थैलोफाइटा वर्ग का अपुष्पीय पादप है। थैलोफाइटा वर्ग का अपुष्पीय पादप, थैलोफाइटा वर्ग का अपुष्पीय पादप। फिर कॉमा लगाना, फुल स्टॉप नहीं लगाना। थैलोफाइटा वर्ग का अपुष्पीय पादप, कॉमा, कॉमा लगा के आगे लिखो प्रकार। उदाहरण क्यों नहीं लिखा अपन ने? क्योंकि वो खुद उदाहरण है ना। प्रकार, प्रकार में अब चूंकि अपने पास 2 लाइनें, इसलिए अपन डायग्राम नहीं बनाएंगे। नंबर 1 लिखेंगे मृतोपजीवी, इंग्लिश में सैप्रोफाइट्स, परजीवी। दूसरा परजीवी, परजीवी यानी कि पैरासाइट। फिर उसके बाद लिखेंगे सहजीवी, ब्रैकेट में लिखेंगे लाइकेन। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे लाइकेन। सहजीवी के बाद लाइकेन। ठीक है, कंप्लीट। अब उसके बाद एक लाइन में इनका उपयोग औषधि निर्माण जैसे, या डायरेक्टली लिखने ना उपयोग, अगली लाइन में उपयोग। उपयोग में लिखें एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक हिंदी में प्रतिजैविक औषधि निर्माण में। ब्रैकेट में लिख देना पेनिसिलिन, जैसे पेनिसिलिन। अब एक क्रिप्टोग्रामी पूछा था मुझसे, मुझे लगता है ये नहीं पूछना चाहिए था। अब मैं एक क्रिप्टोग्रामी तुमसे लिखवाऊंगा। क्रिप्टोग्रामी लिखो 3 मार्कर में, अभी लिखना है। समय हो गया है, मैं भी जानता हूं, मेरे को भी जाना है, घर से याद आ रही मेरी, बुला रहे हैं लोग, लेकिन पहले लिख लो। क्रिप्टोग्रामी 3 मार्कर में ऐसे ही लिखना है। लिखने के लिए सबसे पहले परिचय क्या लिखेंगे? अपुष्पीय पादप समूह। अपुष्पीय पादप समूह, कॉमा लगा के, अपुष्पीय पादप समूह कॉमा लगा के, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में वर्गीकृत। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में वर्गीकृत। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखोगे? इसके बाद तो कुछ लिखा ही नहीं उसमें पढ़ने वाला, लेकिन तुमको दिख रहा है सरल संरचना वाले पादप, इसी में ही है ना, सरल संरचना वाले पादप। किसी में जड़ तना पत्ती नहीं है, किसी में है तो थोड़ी है, किसी में है तो फिर ज्यादा विशेष नहीं है।
तो अपुष्पीय क्या लिखा अपन ने? अपुष्पीय पादप समूह थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में वर्गीकृत तथा सरल संरचना वाले पादप पाए जाते हैं, या समूह है, सरल संरचना वाले पादपों का समूह है। जैसे शैवाल, कवक, फर, मॉस, जो याद आ जाए 2-3 लिख देना, क्योंकि सब उसी के भाग है। ठीक, चलो आज की क्लास हुई समाप्त। कल मैं चेक करूंगा ये 16 3 मार्कर, ठीक है। फिर उसके बाद जंतु वर्गीकरण से क्या 3 मार्कर बनेगा। यहां से 5 मार्कर ज्यादा विशेष बनेंगे नहीं, लेकिन अगर लिखना चाहो तो लिख लो 5 मार्कर। अभी इसमें से अपने को पढ़ना जो स्पेशल बाकी है, जीवाणु अपन पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है। जीवाणु, विषाणु, ठीक है, कवक और शैवाल, ये 4-5 जो है ना, ये 4 अपन पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है। सूक्ष्म जीव है, वर्गीकरण हुआ है, सूक्ष्म जीव नहीं हुआ है, ठीक है। इनमें से जो 5 मार्कर हैं वो विशेष नहीं बनेंगे, लेकिन अगर बना तो केवल 2-4 बनेंगे। वो बनेगा एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में अंतर, देखो आवृत बीजी अनावृत बीजी में अंतर, ये 5 मार्कर है। ये भी आ गया इसके बीच में, वो तो 3 मार्कर में बोला था, 3 ही फैक्ट बोले थे। अब 5 मार्कर में बोला, वो तो आपने लिखा है पेपर में आया। अच्छा ऐसा है, तो देखो बहुत बढ़िया बात। बाकी के आसपास के और कवर कर लो तो इनमें से एक आध फंसेगा ही, सही है ना। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में अंतर आ गया। अब दूसरा लिखो मोनोकोट डाइकोट में अंतर। अब हो सकता है ये वाला दे दे वो, मोनोकोट डाइकोट में अंतर। ठीक है, और RH विटेकर की क्लासिफिकेशन को समझाइए। ये 3 शॉर्ट नोट बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। RH विटेकर के क्लासिफिकेशन को समझाइए। ठीक, यहाँ पे क्लास हुई समाप्त 3।